हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को। इससे पहले हमने आपके लिए 19 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके अलग से सेक्शन बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, और उस सेक्शन में आपको प्रीवियस बैचेज के सारे वीडियोस और इस अग्नि बैचेज के यानी अभी जो बैच चल रहे हैं उसके सारे वीडियोस आपको वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो आप सेक्शन में भी जाकर आप सारे वीडियोस को वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और आपको बच्चे हम ये भी बोलेंगे कि प्रीवियस बैचेज के आप सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस जो हमने और भी करवाए हैं एक्स्ट्रा वो सभी आपके भी क्लियर हो पाएंगे। तो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस बैचेज के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस बैचेज के वीडियोस और इस अग्नि बैच के वीडियोस अगर इतने आप सारे देख के चले जाते हैं और जो भी आपके पास बुक्स है उसको आप बना लेते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके सिलेक्शन पक्के होंगे। ठीक है, तो चलिए आपको वीडियो के ले चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलेंगे कि वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए जल्दी से जल्दी और रेगुलर कंटेंट आपके लिए ला सके। ठीक है, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं वीडियोस को, तभी हमें लगता है कि बच्चे पढ़ाई की तरफ फोकस्ड हो चुके हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा और भी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए ताकि आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट हम आपके लिए ला सके। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जा रहा है कि फॉर विच डायोड इज यूज्ड। कहा जा रहा है कि किस डायोड के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी डायोड जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर विच डायोड इज यूज, यानी इनमें से किन प्रोसेस के लिए डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन है, ऑसिलेशन है, एम्पलीफिकेशन है और प्यूरिफिकेशन है। ठीक है, तो डायोड का जो यूज होता है वो प्यूरिफिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। कहाँ पे? प्यूरिफिकेशन के रूप में। उसको प्यूरिफिकेशन में क्या किया जाता है? डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये सभी प्रोसेस होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन आप जानते होंगे कि टू फ्रो मूवना, टू फ्रो आगे पीछे जाना, उसको ऑसिलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का प्रक्रिया होता है। जैसे आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सब प्रक्रिया है। एम्पलीफिकेशन में क्या करते हैं हम? आपके वेव को क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार प्यूरिफिकेशन में क्या किया जाता है? डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इतना आपको नहीं जानना है, सिंपली आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जानने हैं, तो सो हम बताते चलेंगे। जो आपके जानने होंगे वो भी हम आपको देंगे। इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे, सो आपको न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना है, क्योंकि इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी निम्नलिखित में से किसने तकनीक विकसित की भूमिगत परमाणु विस्फोट का, यानी आपके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कौन डेवलप किया था। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किन्होंने आपके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का टेक्नोलॉजी का डेवलप किया था। ठीक है, तो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेक्नोलॉजी का डेवलप करने वाले थे डॉक्टर हॉर्न जे भाभा। क्या है? डॉक्टर हॉर्न जे भाभा। ठीक है, क्या है? डॉक्टर हॉर्न जे भाभा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट, यानी आपके निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सबसे अधिक उत्पादन करता है प्रति यूनिट गर्मी, यानी यूनिट आपके हीट यूनिट पर यूनिट, यानी पर यूनिट हीट जो होता है वो सबसे ज़्यादा दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा कोल का प्रकार ऐसा करता है। यानी कहने का मतलब है कि दिए गए जो ऑप्शन है वो सभी क्या है? कोल के टाइप है। कोल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो उनमें से सबसे कौन सा ऐसा कोल का प्रकार होता है जो यूनिट हीट क्या करता है? बहुत ज़्यादा देता है। ठीक है, एक यूनिट हीट में क्या करता है? हमें एक यूनिट में क्या करता है? आपका बहुत ज़्यादा हीट देता है। अगर उस कोयले का अगर एक यूनिट हम जलाए तो हमें क्या करे? वो सबसे ज़्यादा हीट हमें प्रदान करे, ये सबसे ज़्यादा ऊष्मा हमें प्रदान करे, गर्मी प्रदान करे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एंथ्रासाइट क्या होगा? एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से वेव को निम्नलिखित में से किस तरंग का प्रयोग के लिए किया जाता है कृत्रिम उपग्रहों द्वारा संचार, यानी कहने का मतलब है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लिख दिया गया है। ठीक है, तो सिंपली कहा जा रहा है आपसे कि आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वेव्स यूज फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, इनमें से कौन सा वेव आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स का ऐसा किया जाता है। कौन सा वेव? माइक्रोवेव्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है कि विच व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या पाया जाता है? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड देखा जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन क्या होता है? आपका एक प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है? एक प्रक्रिया होता है और
आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक प्रक्रिया होता है जिसमें एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाया जाता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरे क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी यूज पड़ता है कि सेम फ्रीक्वेंसी पे हमें ज़्यादा दूर तक ले जाना है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को फिक्स करके आपका अदर जो यूनिट्स होंगे, अदर क्वांटिटी होंगे, उनको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया जाता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड को फिक्स कर दिया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहा जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, वेरिएबल कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है आपका। तो फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देना है, देन फिर आपका जो भी अदर क्वांटिटी है, जो अदर यूनिट्स है, उनको क्या करना है, वेरिएबल करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल देन व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स ऑफ कार टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस। ठीक है, जब कार की गति दोगुना कर दी जाती है तो क्या होगा, कार उसी दूरी पर रोकने के लिए ब्रेक लगाना बल, यानी सिंपली कहा जा रहा है कि आपको कितना यूनिट हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, व्हेन द स्पीड ऑफ कार इज डबल, जब कार के स्पीड को डबल कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि पहले का स्पीड जो होगा v1 होगा, v2 हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ v, पहले से क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। देन फिर क्या कहा जा रहा है कि देन व्हाट विल बी दी ब्रेकिंग फोर्स, तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, कार को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, कार को स्टॉप करने के लिए सेम डिस्टेंस पर, यानी सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अभी भी एक ही चीज लिया जाए, डिस्टेंस को हम एस मानते हैं, तो डिस्टेंस को क्या कर दिया जा रहा है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम ही है। इस कंडीशन में भी डिस्टेंस आपका एसी है, और दूसरे वाले कंडीशन जब स्पीड आपका डबल कर दिया जा रहा है तब भी आपका डिस्टेंस एसी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना लगेगा। फोर्स निकालने से पहले हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपने एक आपके जो काइनेमेटिक्स चैप्टर होंगे, जैसे मोशन आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो मोशन में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि वी स्क्वायर जो होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर, मोशन इन वन डायमेंशन का ये फार्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as होगा। क्यों माइनस 2as होगा, क्योंकि कार को ब्रेकिंग फोर्स लगाया जा रहा है, तो ब्रेकिंग फोर्स लगाने से कार स्टॉप होगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो एक जगह पे क्या लिखेंगे, हम माइनस ए लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे जब माइनस ए डाला तो हमें क्या मिला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, देन फिर जब कार आपका स्टॉप हो जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा, कार जब आपका स्टॉप हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कब कैसे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि जब कार आपका स्टॉप होगा, कार को ब्रेकिंग फोर्स ला के स्टॉप कर दिया जा रहा है, तो बाद का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये वी स्क्वायर होता है, ये बाद का वेलोसिटी होता है, यू स्क्वायर क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो केस फर्स्ट के लिए बात करेंगे अगर हम, तो पहले वाले केस फर्स्ट के लिए वेलोसिटी क्या है, इनिशियल v है, और क्या है, d क्या है, डिस्टेंस s है, और एक्सेलरेशन क्या होगा, a होगा। ठीक है, और वी स्क्वायर, ये तो वी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन में स्टॉप ही किया जा रहा है। यू स्क्वायर यानी यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकलेगा, वी स्क्वायर अपॉन 2a। उसी प्रकार केस सेकेंड की बात करेंगे, केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है, इसमें सिंपली दिखाया जा रहा है कि वेलोसिटी को क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस तो सेम ही रह रहा है, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो वी स्क्वायर यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2v का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स हो जा रहा है, माइनस 2as हो जा रहा है, और यहाँ पे a है तो इसको हम क्या करेंगे, a डैश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, तो 2as इज इक्वल टू क्या होगा, 4v स्क्वायर, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश आप देख सकते हैं कि ए डैश का जो वैल्यू है वो कितना है, 4v स्क्वायर अपॉन 2s, और सॉरी 2s होगा यहाँ पे, तो वी स्क्वायर अपॉन 2s को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, यानी बाद का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। बाद का एक्सेलरेशन अगर 4 गुना हो जाएगा तो बाद का फोर्स भी कितना हो जाएगा। फोर्स को कैसे निकालेंगे, देन फिर हम फोर्स आपको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू ए, तो ए के जगह पे क्या डाल देंगे, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू एम इंटू ए, तो ये ए में क्या है, पहले वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, पहले वाला फोर्स हो जाएगा एफ, तो एफ डैश इक्वल टू क्या निकल गया, 4 टाइम्स ऑफ एफ निकल गया। तो देख सकते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन अगर 4 गुना हो जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा हमारा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम आपको समझा रहे हैं, इस कारण से यहाँ पे समय देना पड़ रहा है आपको, नहीं तो जब आप खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कर लिए रहिएगा, तो आपको क्या होगा, बिल्कुल कम समय लगेगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, देख सकते हैं सिंपल यहाँ पे
एक लॉजिक लगाना था यहाँ पे, सिर्फ आपका मोशन इन वन डायमेंशन का आपको फॉर्मूला लगाना था, वहाँ से एक्सप्रेशन निकाल के डायरेक्टली आप कंपेरिजन कर सकते थे। ठीक है, चलिए ये सब जो हमने लिखा है ये सब इतना लिखने का एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं पड़ता है। सिंपली एग्जामिनेशन में यहाँ पे केस 2 से स्टार्ट होगा, केस 2 में दिखेगा ये हो गया आपका, और यहाँ से एक्सप्रेशन आपका 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज इज द सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका आयाम समान है वह आवेग, यानी डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स, यानी इनमें से किसका डायमेंशन इम्पल्स के डायमेंशन के बराबर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानना पड़ेगा कि इम्पल्स होता क्या है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, यानी पहले वाला मोमेंटम बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम, यानी m इंटू V2 माइनस V1, यही होगा चेंज इन मोमेंटम। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके रिगार्डिंग। ऑप्शन नंबर क्या है, मोमेंटम, यानी इम्पल्स का जो यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, और उसका डायमेंशन भी कह सकते हैं किसके बराबर होगा, मोमेंटम के बराबर होगा, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम भी हमें मोमेंटम ही देगा, सो इसका आंसर उसका यूनिट और डायमेंशन क्या होगा, मोमेंटम के बराबर ही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो दो प्रकार की क्वांटिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, एक होता है आपका एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल होगा, क्या होगा इसका एग्जांपल होगा फोर्स, आपके क्या हो गए, देन फिर वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ETC। ठीक है, आज ऐसा जितने सारे आपको यूनिट है, जितने सारे आपको ऐसा आपको क्वांटिटी मिलेंगे जो कि क्या हो, बहुत सारे अलग अलग क्वांटिटी से मिलकर बने हो, तो वो क्या हो जाएंगे, डिराइव क्वांटिटी हो जाएंगे। दूसरा क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी, ये क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी ऐसा क्वांटिटी जिसको क्या हो, जो इंडिपेंडेंट हो, यानी वो किसी से मिलकर नहीं बने हो। ठीक है, जैसे आपका लेंथ हो गया, मास हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका टाइम हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका मोल हो गया, और भी बहुत सारे, लगभग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके देखे जाते हैं। कितने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके प्रेजेंट है। कितने क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो ये आप देख सकते हैं, या फिर आप इसको LQ भी लिख सकते हैं, LQ। तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ को मिलाकर बना गया है। टाइम क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी और फोर्स, ये क्या है आपका, ये सभी डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये तो आंसर कट जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे B लगा देते हैं। वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी बोल रहे हैं। V को क्या लिखेंगे, V को लेंथ, V का यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। फोर्स का यूनिट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी क्या है, वेलोसिटी, फोर्स और वॉल्यूम जो है वो क्या है, आपके फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बने हुए हैं। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, टाइम जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर B क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक आपको नहीं पता रहेगा तो आपको क्या होगा, वहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे वॉल्यूम भी मार के चले आएंगे, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। ठीक है, देखिए बच्चे, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आपको थोड़ा आवाज़ स्लो लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही तबीयत ठीक हो जाता है आपको, तो अच्छे से वॉइस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज डबल देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी। तो अगर कैपिलरी का जो डायमीटर को क्या कर दिया जा रहा है, डबल कर दिया जा रहा है, तो उसके वाटर का राइज कितना होगा। जैसे आपने कैपिलरी पढ़ा होगा कि इस प्रकार से कैपिलरी ट्यूब होता है। ठीक है, इसमें आपका वाटर भरा होता है। ठीक है, अगर कहा जा रहा है कि इसके डायमीटर को क्या कर दिया जा रहा है, 2 टाइम्स D कर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी उसके डायमीटर को बढ़ा दिया जा रहा है, तो उसके वाटर का जो हाइट होगा, यानी नया जो H' होगा, मान लेते हैं यहाँ पे H हाइट पे होगा, तो ये जो नया H' होगा वो क्या होगा, यानी ये जो आपका नया हाइट है आपके, वो कितना होगा, राइज ऑफ वाटर, यानी वाटर कितना राइज करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नोट करके लिखिएगा यहाँ पे, नोट करके कि जो डायमीटर होता है, जो H होता है कैपिलरी का, हाइट जो होता है राइज, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। और जब कोई रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो वो क्या होगा, डायमीटर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि D इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, तो R के जगह पे क्या डाल देंगे, D/2। तो 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, फिर भी क्या होगा, कांस्टेंट का क्वांटिटी आएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिंपली D के प्रोपोर्शनल हो जाएगा।
ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमारा एच जो होता है वो किसके, आर के प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एच क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी के। ठीक है, तो पहले का H1 होगा और दूसरे का H2 होगा, बाद का क्या होगा, R2 होगा, बाद में R1 होगा, इसी तरह D2 होगा, फिर D1 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि H1 अपॉन H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू क्या होगा, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। ठीक है, तो D1 का वैल्यू D है, बाद का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ D हो जा रहा है, तो D1 का वैल्यू D डालेंगे और बाद का 2 टाइम्स ऑफ D, तो D से D कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 इज इक्वल टू आपका H1 अपॉन 2, H1 अपॉन 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि जगह नहीं है तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ H1, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ H1 नहीं, H1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे आपके हाइट में जो राइज होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल जो लॉजिक लगाना था वो एच जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के, तो एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी के भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि वाई द नीडल ऑफ आयरन स्विंग ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट इज केप्ट जेंटली। आपके लोहे की सुई पानी के सतह पर क्यों तैरती है जब हम उसको धीरे से, जब उसे हम धीरे से रखते हैं, यानी जब उसे धीरे से रखा जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन यही है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन। कौन से कारण, ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इसको बार बार देखिएगा, नहीं समझ में आया तो 2 बार देखिएगा, देन फिर आपको जो भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट को भेजिएगा। आपके बहुत सारे बच्चे वहाँ पे और भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपके डाउट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो रखते हैं वीडियो कहीं पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।